अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश्त में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। सिसकती हुई आसेबी रात का सन्नाटा, शिकस्ता और नीम पुख्ता कब्रों पर कुड़ियाले नाग की तरह सरसरा रहा था। जा बजा खुले टुंड मुंड पेड़ों की शाखों से हवाएं टकराती तो यूं लगता जैसे पूरा कब्रिस्तान हौले हौले सांस ले रहा हो। एक नाकाबिले बयान सी नहुसत इन पेड़ों पर तारी थी। ये भारत के शहर अहमदाबाद का मज़ाफ़ाती इलाका था। ये पुरअसरार और दहशतनाक वाक़या उस वक़्त का है जब समंदर पार से बदेशी साम्राज्य अभी ताजरों का भेस भर कर बड़े सगीर पर काबिज नहीं हुए थे। उन दिनों अहमदाबाद से बड़ौदा तक मंबा देवी के पुरअसरार पुजारियों की बहुतात थी। चक्रोता और हरिद्वार के नीम पहाड़ी घने जंगलात में लोग अपने चेहरों पर भभूत मलकर माथे पर सिंदूर का नक्शा खींचे कई महीने जाप अलाप में मसरूफ रहते थे। कब्रिस्तान के आसपास मुस्लिम आबादी भी थी। कब्रिस्तान से शुमाल की तरफ काफी आगे शमशान घाट था। कब्रिस्तान के 3 अतराफ में घना जंगल और चौथी सिमत तंबाकू और कपास के खेत थे। कब्रिस्तान के बिल्कुल वस्त में एक झोंपड़ी के अंदर से रोशनी फूट रही थी, लालटेन की यरकान ज़दा रोशनी। उन दोनों अफराद के लर्जीदा साए झोंपड़ी की शिकस्ता दीवार पर मुतहर्रिक किए हुए थी। उनमें एक बूढ़ा रहीमू और दूसरा उसका जवान बेटा रमू था। वो बोसीदा फर्श पर बैठे एक बड़े से थैले के अंदर इंसानी हड्डियों के पिंजर डाल रहे थे। फिर बूढ़े रहीमू ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक इंसानी खोपड़ी थैले के अंदर डाली और एक तरफ होकर बैठ गया। फिर जब तक उसने अपने कान में अटकी हुई बेड़ी निकालकर सुलगाई तब तक उसका बेटा रमू भी अपना काम खत्म करके थैले के सिरे को सुतली की मदद से बंद कर चुका था। झोंपड़ी के अंदर एक नाकाबिले बर्दाश्त बू फैली हुई थी, मगर ये दोनों गोरखन बाप बेटे उस बदबू से बेनियाज थे। बूढ़े रहीमू ने निस्फ बीड़ी पीने के बाद रमू की तरफ बढ़ाई और कांपते हुए बोला, इस बार तो सिर्फ एक थैला भर सका है, अब उस मोटे गोरखे की झाड़ तू ही सुनना। रमू ने जवाबन बेड़ी का कसीफ धुआं हवा में छोड़ा और बोला, तो हम क्या करें बाबू, जितनी हड्डियां जमा हो सकी हमने कर दी। अब हम अपनी हड्डियां तो इस थैले में भर कर देने से रहे। बेटे की बात सुनकर बूढ़े रहीमू को गुस्सा आ गया और बोला, तुझे फागन रलियां मनाने से फुर्सत मिले तो हड्डियां जमा होंगी ना। सारा दिन तो तू मंबा देवी के मंदिर के चक्कर लगाता रहता है, भला तेरा हिंदुओं के मंदिर में क्या काम। बाप की बात सुनकर रमू जैसे चटखारा लेते हुए बोला, अरे बाबू, मैं तो वहाँ गोंगलू और अचार खाने जाता हूँ। सच बाबू, बड़े मजे के होते हैं। मेरे तो मुंह में पानी भर आया। बस पता है मुझे वहाँ तू किस वास्ते जाता है। सारा दिन विधवा नारियों को देखता है वहाँ जाकर। रहीमू ने हाथ नचाकर कहा तो रमू झेम कर खी करने लगा। फिर ठीक उसी लम्हे झोंपड़ी के बाहर हल्की सी आहट हुई और टाट के झूलते पर्दे का निचला सिरा जरा सिरका और एक मोटे जंगली बिल्ले जैसे जानवर का सर नमूदार हुआ। कोई और होता तो इस करीह सूरत जानवर को देखकर खौफ से सिमट जाता, मगर रमू ने उसे देखकर बड़े मानीखेज अंदाज में अपनी बाँछें फैला दी और पुचकार कर इस बदहियत जानवर को अंदर बुला लिया। वो भी शायद इस अंदाज से मानूस था, लिहाजा फौरी ही अंदर आ गया। ये लगभग 4.5 फुट लंबा बिज्जू था जो अब रमू की गोद में अपना सर रगड़ते हुए वस्त में रखे इंसानी हड्डियों के थैले को भूखी नजरों से देखे जा रहा था। रमू बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, कुछ नहीं है इस थैले में, इसका सारा गोश्त तो तू पहले ही नोच कर चट कर चुका है। इसकी बात शायद बिज्जू ने समझ ली थी। अब वो जिस पुरअसरार अंदाज में वारिद हुआ था उसी तरह एक अंगड़ाई लेते हुए खामोशी से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही रहीमू पहली बार तौसीफी लहजे में अपने बेटे से बोला, सारी जिंदगी में तूने एक यही ढंग का काम किया है रे कि इस आदमखोर को सुधार लिया है। हाँ बाबू, वरना जिस किस्म का काम हम करते हैं इसके बगैर तो बड़ी मुश्किल हो जाती हमें। रमू ने बाप की तायीद की, मगर इसकी एक बात खराब है। रमू बोला, जब ये ज्यादा भूखा होता है तो कमबख्त कब्र से मुर्दा निकाल कर गोश्त के साथ उसकी हड्डियां भी चबा डालता है। रमू ने बाप की बात पर कोई तबसरा ना किया। फिर थोड़ी देर गुजरी थी कि बाहर उन्हें किसी के मखसूस अंदाज में खांसने की आवाज आई थी। इस आवाज पर दोनों ही ठिठके थे। आ गया वो मोटा गोरखा, रहीमू के मुंह से बेख्तियार निकला।
फिर उसने बैठे बैठे बुलंद आवाज में उसे पुकारा, आ जाओ लाला जी, अपना माल ले जाओ अंदर आकर। उसके ये कहने की देर थी कि मान टाट का पर्दा हटा और एक मोटा सा तोंद वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ, जिसने खाकी रंग की ढीली ढाली पतलून पहन रखी थी। अंदर दाखिल होते ही उसने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया था। शायद अंदर फैली हुई नागवार बू ने उसके दिमाग की रगें जला डाली थीं। वो खासा उजलत में दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी नज़र जब थैले पर पड़ी तो वो बोला, ये क्या, सिर्फ एक? हाँ लाला जी, आज तो एक ही ले जाओ, अगली बार 2-3 दे देंगे। इस बार रमू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। फिर जब उसने जमीन से हड्डियों का थैला उठाकर अपनी जेब से चंद बड़े नोट निकालकर रमू की तरफ बढ़ाए तो वो खासे शिकायती लहजे में दोनों बाप बेटों को मुखातिब करते हुए बोला, पिछली बार तुमने बहुत पुराना माल दिया था, बिल्कुल खस्ता हड्डियां थीं, निकालते निकालते ही भुरभुराकर टूट गई थीं। उसकी बात सुनकर रहीमू जैसे जान छुड़ाते हुए उससे बोला, लाला जी फिक्र न करो, इस बार माल ताज़ा है, इसलिए ये शिकायत ना होवेगी। थोड़ी देर बाद गोरखा नागवारी से अपना सर झटकता हुआ झोंपड़ी से निकल गया। उसके जाते ही दोनों बाप बेटों ने भी सोने की ठानी और वहीं मैली सी बोसीदा दरी बिछाकर लेट गए। बूढ़े रहीमू का ये जद्दी पुश्ती पेशा था, कब्रें खोदना, लेकिन पिछले कुछ अरसे से उसने अपने इस पेशे को दागदार कर डाला था। कुछ इसलिए भी कि अब इस काम में उसकी गुजर बसर नहीं हो पाती थी। उसकी बीवी एक तवील मर्ज से लड़ती सिसकती आखिर जिंदगी हार बैठी थी। उसके इलाज मुआवजे के लिए रहीमू के पास पैसे न थे। रमू भी उस वक़्त नासमझ था। जब रहीमू को खुद अपनी बीवी की कब्र खोदना पड़ी तो उसके हाथ जिंदगी में पहली बार कब्र खोदते वक्त कपकपा रहे थे, लेकिन जैसे तैसे उसने अपनी बीवी के लाशे को दफनाया। फिर उन्हीं दिनों जब उसने अपने इस मनहूस पेशे गोरकनी को हमेशा के लिए खैर बात कहने का इरादा किया तो एक दिन रात को एक मोटा गोरखा उसके पास आया और उसे एक पुरस्कार और घिनौने काम की तरगीब देते हुए बदले में बहुत से रुपयों का लालच दिया। यही नहीं बल्कि उसे काम से पहले काफी रकम भी पेशगी ही थमा दी थी। बस फिर क्या था, रहीमू ने एक बार फिर फावड़ा और कुदाल संभाल लिया था, लेकिन अब वो मुर्दे दफनाने के साथ साथ एक घिनौना काम करने लगा था। वो रात की पुरस्कार तारीकी में कब्रें खोद कर मुर्दे की हड्डियां निकाल कर जमा करने लगा। ठीक 7 दिन बाद वो गोरखा आकर उससे इंसानी हड्डियों का थैला ले जाता और एक खासी रकम उसकी झोली में डाल जाता। रहीमू ने पहले तो ये सोचकर उस घिनौने काम की शुरुआत की थी कि कुछ रकम जमा करने के बाद वो ये धंधा छोड़ देगा, लेकिन उसे अब इस नास काम का ऐसा चस्का पड़ा था कि वो उसे तर्क नहीं कर सका, बल्कि अब उसने रफ्ता रफ्ता इस काम में अपने बेटे रमू को भी शामिल कर लिया था। वो गोरखा उन हड्डियों का क्या करता था ये दोनों बाप बेटा नहीं जानते थे। एक बार रमू ने यूं ही मोटे गोरखे से पूछ लिया था कि वो इन इंसानी हड्डियों का क्या करता है, तो जवाबन उसने उसे घूर कर करख्त लहजे में कहा था, बेटू अपने काम से काम रख। ताहम फिर उसने मकरू हंसी कैसे अंदाज में सरसरी सा बता भी दिया था कि वो इन हड्डियों को डॉक्टरी पढ़ाने वाले कॉलेजों को फरोख्त करता था। शुरू में तो दोनों बाप बेटे खूब माल जमा करके गोरखे के हवाले करते रहे, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता ये माल कुछ नापैद सा होने लगा था। जाहिर है रोज तो मुर्दे दफन नहीं होते थे, जो पिछले थे वो ये लोग उधेड़ चुके थे। अब माल हासिल करने का ज्यादातर इन्हिसार नए दफन होने वाले मुर्दों पर था। उन्हें उनका गोश्त और आलाइश उधेड़ने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता, लेकिन ये मसला भी कब्रिस्तान के बिज्जू ने हल कर डाला था। रमू ने जाने उसे किस तरह सुधार लिया था। अब जैसे ही कोई नई लाश दफन होती, ये दोनों बाप बेटे आधी रात के वक्त कब्र पर पहुंच जाते। बिज्जू भी उनके हमराह चीते की तरह अंगड़ाइयां लेता हुआ खरामा खरामा चला आता और बड़ी सफाई से कब्र के अंदर झांकता और अपनी थूतनी में मुर्दे के पांव के अंगूठे को दबोचकर उसे पूरा का पूरा बाहर निकाल लाता और जल्दी जल्दी सारा गोश्त चट कर जाता। फिर उसके बाद दोनों गोरकन बाप बेटे हड्डियों के इस पिंजर को अपने साथ ले जाते। आषाढ़ शुरू हो चुका था। ये दरमियाने मौसम की रात का जिक्र था। रहीमू और रमू दम बखुद से बैठे पुरहौल सन्नाटे में बीड़ी पी रहे थे कि अचानक झोंपड़ी के बाहर कुछ लोगों की बातें करने की आवाजें गूंजी। फिर साथ ही किसी ने जोर से पुकारा, अरे भाई कोई है अंदर, कब्र खुदवानी है, मैयत आई है।
ये आवाज सुनकर अंदर बैठे दोनों बाप बेटे के कान खड़े हो गए। फिर रहीमू खांसता हुआ बाहर निकला तो चंद लोगों को बाहर खड़े पाया। उनमें से कुछ लोगों के हाथों में लालटेनें भी थीं। किधर खुदवानी है कब्र? रहीमू ने अपने लहजे में बेजारी समोते हुए कहा। अरे भाई, हमें क्या पता, जगह तो तुम ही बताओगे, एक शख्स ने जवाबन कहा। तो रहीमू सर हिलाता हुआ दोबारा झोंपड़ी में आया और बेटे से बोला, चल उठ, लाश आई है, उठा फावड़ा। उसके लहजे से दबी दबी मुसरत आया थी। उसके बाद रहीमू ने एक बदनुमा बांस पर झूलती हुई लालटेन उठाई और बाहर आकर एक शख्स से बोला, आओ मेरे साथ, उधर कोने में एक जगह खाली है। मज़कूरा शख्स ने उसकी बात सुनकर फिर अपने साथ खड़े कुछ लोगों को मैयत लाने का कहा, जो उन्होंने करीब ही रखी थी। फिर ये सब लोग बूढ़े रहीमू के अकब में चल पड़े। फिर मतलूबा जगह पहुंचकर ये लोग रुक गए। रमू भी उनसे आ मिला था। चंद कब्रों के बीच एक जगह खाली थी। रमू अपने काम में जुट गया। बाकी सारे लोग दायरे की सूरत में खड़े हो गए। उन सब लोगों के चेहरों पर नमनाक खामोशी तारी थी। दोनों बाप बेटे मिलकर कब्र खोदने में मसरूफ थे। भेदों भरी डरावनी रात दबे पांव खिसक रही थी। फिजा के हौलनाक सन्नाटे में हवाएं बैन करती हुई महसूस हो रही थीं। फिर जब लाश को लहद में उतारा जाने लगा तो वहां पर मौजूद चंद गमज़दा लोग बेख्तियार रो पड़े। उन्हें लाश का आखिरी दीदार कराया जा रहा था। लाश को कब्र में उतारने के बाद सब ने मिलकर उस पर मट्टी डाली और फिर फातिहा वगैरह पढ़कर लौट गए। रहीमू और रमू भी अपना सामान समेट कर झोंपड़ी में आ गए। दोनों ने तेज पत्ती की चाय बनाकर पी, फिर बीड़ी सुलगाकर दम बखुद से बैठ गए। वो शायद अपनी थकान उतार कर खुद को असल काम के लिए दोबारा से चाको चौबंद कर रहे थे। इस असना में टाट का पर्दा हटा और मनहूस शक्ल वाला बिज्जू झूमता हुआ अंदर आकर दोनों बाप बेटों को घूरने लगा। तब रहीमू अपने बेटे से बोला, चल उठ, अपना काम कर, पहले दिन काम निपटाना आसान होता है। रमू ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से थैला संभाले उठ खड़ा हुआ। रहीमू ने खत्म होती हुई बीड़ी के जल्दी जल्दी 2-3 कश लिए और टोटा पांव तले मसल कर बाहर आ गया। रमू भी लालटेन उठाए उसके साथ हो गया। बिज्जू की चुंदी चुंदी आंखों में अजीब पुरस्कारियत चमक उठी और वो भी जंगली बिल्ले की तरह अंगड़ाई लेता हुआ चल दिया। जरा देर बाद ही ये सब उस ताज़ा कब्र के पास मौजूद थे। बिज्जू ने सबसे पहले अपना काम सरंजाम दिया। जरा देर बाद ही वो लाश को अंगूठे से अपने पाँव में दबाए कब्र से बाहर खींच लाया। रहीमू और रमू ने जल्दी जल्दी लाश का कफन खोला। वो लाश किसी औरत की थी। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। रमू की जैसे ही औरत के चेहरे पर नजर पड़ी, उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो चेहरा ही ऐसा था, इंतहाई हसीन और खूबसूरत, जरा हाथ लगे तो मैला हो जाए। ऐसा हसीन चेहरा उसने आज तक नहीं देखा था। वो जरा देर तक बड़ी महवियत से उसका चेहरा तकने लगा। बेख्तियार उसका जी चाहने लगा, काश ये जिंदा होती। फिर उसे उसकी मौत का बेहद दुख होने लगा। ऐसे क्या देख रहा है? क्या शादी करेगा इससे? उतारे इसका कफन। मान उसकी समाज से बाप की आवाज टकराई और वो जरा चौंका। फिर उसने कपकपाते हाथों से लाश का कफन उतार दिया। ऐसे में जब रमू के हाथ उस औरत की लाश से टकराए तो उसका वजूद गर्म महसूस हुआ। आज से पहले किसी की लाश के वजूद में ऐसी गर्मी का एहसास नहीं हुआ था। उसने जब भी किसी लाश को छुआ था वो बर्फ की तरह सर्द और कड़क होती थी। वो यकदम उठ खड़ा हुआ और बाप से बोला, बाबू ये जिंदा है। उसकी बात सुनकर रहीमू बेटे की तरफ घूर कर कदरे सख्त लहजे में बोला, ये क्या बकवास कर रहा है तू? हट, मैं देखता हूँ। ये कहकर रहीमू ने लाश के सीने पर हाथ रखा और फिर कान लगाए। दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश की, मगर वहाँ उसे सांसों का ज़ेरोबम महसूस न हुआ। इसके बाद उसने लाश की एक आंख खोलकर पुतली में झांका और खड़ा हो गया। पागल हो गया है तू? ये मुर्दा है। मगर रमू ने भी अपनी तसल्ली करना ज़रूरी समझा। अब उसे भी लाश में ज़िंदगी की ज़रा सी भी रमक महसूस न हुई। रात दबे पांव गुजर रही थी और आसमान पर पूरा तबाक चांद भी जोबन पर था। रमू भी अब सीधा खड़ा हुनूज महवियत के आलम में लाश को तके जा रहा था। फिर जैसे ही बिज्जू ने लाश पर झपटना चाहा, रमू ने उसे एक जोरदार लात रसीद कर दी। बिज्जू बिलबिलाता हुआ दूर जा पड़ा। करीब खड़ा रहीमू बेटे की इस हरकत पर चौंक सा गया और रमू से दुरुस्त लहजे में बोला, अरे क्या करता है? क्यों बिज्जू को मारता है? नोचने देना इसे गोश्त। नहीं बाबू, मैं इस लाश के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। रमू ने अजीब से सपाट लहजे में कहा
اور رحیمو کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کا بیٹا پاگل ہو گیا ہو۔ وہ اس بار حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، بس میرا جی نہیں چاہ رہا ایسی سندر اور خوبصورت عورت کی لاش کی بے حرمتی کرنے کو۔ میں اسے دوبارہ کفن میں لپیٹ کر قبر میں اتاروں گا، رمو نے اس بار قطعیت سے کہا۔ تو رحیمو جھجک کر بولا، تجھے کیا ہو گیا ہے رے؟ کیا تو اس لاش پر عاشق ہو گیا ہے؟ بس تو کچھ بھی سمجھ لے بابو، مگر میں اس لاش کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا، رمو نے اٹل لہجے میں کہا۔ وہ اب عجیب انداز میں ہانپنے لگا تھا۔ رحیمو کا اپنے بیٹے پر اب پاگل ہونے کا شبہ ہونے لگا تھا۔ اس نے لالٹین اٹھا کر اسے رمو کے چہرے کے ذرا قریب کیا تو وہاں اسے عجیب دیوانگی کے تاثرات نظر آئے۔ ایک لمحے کو اس کا باپ بھی اپنے بیٹے کی اس عجیب و غریب کیفیت پر ڈر سا گیا، تاہم وہ ایک گہری سانس خارج کر کے چپ ہو رہا۔ ادھر وہ بجو رمو کی لات کھا کر ایک طرف کو دبک گیا تھا اور اپنی چندی چندی چمکدار آنکھوں سے رمو کی طرف غصے سے دیکھ رہا تھا۔ رمو نے اس لاش کو دوبارہ جیسے تیسے کفن میں لپیٹا اور پھر قبر میں اسے دوبارہ دفنا دیا۔ اس کے بعد اس نے قریب بیٹھے بجو کو پکڑا اور باپ کے ساتھ واپس جھونپڑی میں آ گیا۔ سب سے پہلے اس نے بجو کو ایک کونے میں رسی کی مدد سے ایک کھڑی چارپائی کے پائے سے باندھ دیا۔ رحیمو بڑے غور اور خاموشی سے بیٹے کی حرکات دیکھے جا رہا تھا۔ رمو چپ چپ سا تھا۔ اس کے بعد وہ سونے کے لیے زمین پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرنے کے باوجود رمو کی نظروں سے ایک ثانیے کے لیے بھی اس عورت کی لاش کا خوبصورت چہرہ محو نہیں ہوا تھا۔ رات دبے پاؤں گزر رہی تھی۔ جانے کس پہر رمو کی آنکھ لگ گئی، لیکن پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ سبب وہ دلدوز چیخ تھی جس نے رمو کو جگا دیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہو۔ اگلے ہی لمحے دوبارہ وہی لرزہ خیز چیخ ابھری تھی جس نے بالآخر رمو کو اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے پہلے اطراف کا جائزہ لیا تو بری طرح چونک گیا۔ وہاں نہ اس کا باپ رحیمو تھا اور نہ ہی وہ بجو جسے اس نے چارپائی کے ایک پائے کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ دونوں کو غائب پا کر رمو ذرا ٹھٹکا اور پھر جھونپڑی سے نکل کر دیوانہ وار چیخ کی طرف دوڑا۔ رات کی تاریکی نے چہار اطراف ایک ہو کا عالم طاری کر رکھا تھا۔ رمو کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، یوں جیسے پنجرہ توڑ کر باہر آ نکلے گا۔ اوپر آسمان کے کہیں کونے میں اٹکے ملگجے سے چاند کی مدھم روشنی میں وہ ارد گرد پھیلی بدہیت قبروں کے درمیان بنے ٹیڑھے میڑھے تقریباً کچے راستے پر دوڑا چلا جا رہا تھا۔ پھر وہ مطلوبہ مقام پر پہنچ کر بری طرح ٹھٹکا۔ اس کے قدم مشینی انداز میں جامد ہو چکے تھے، مگر اس کا پورا وجود سر تپا کپ کپا رہا تھا۔ چہرے پر دہشت سمٹ آئی تھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ سامنے ایک دلدوز اور ہولناک منظر موجود تھا۔ وہ منظر ہی ایسا تھا کسی ذی ہوش کے ہوش گم کر دینے والا۔ اس عورت کی قبر اکھڑی پڑی تھی۔ یہ اس خوبصورت عورت کی قبر تھی جس کی لاش کی بے حرمتی کرنے سے رمو نے اپنے باپ کو سختی سے منع کر رکھا تھا۔ بجو اور باپ کو جھونپڑی سے غائب پا کر رمو کے دل میں پہلا خیال یہی ابھرا تھا کہ اس کے باپ نے اس کے سوتے ہی بجو کو لے کر اپنا کام شروع کر دیا ہوگا، مگر یہاں کا تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ ادھڑی ہوئی قبر سے اس حسین عورت کی لاش نکالی جا چکی تھی جو پاس ہی بے سدھ انداز میں چاروں شانے چت مگر صحیح سالم پڑی تھی۔ سفید بے داغ کفن اس کے حسین چہرے سے ہی نہیں بلکہ جسم سے بھی کافی سرک گیا تھا۔ آنکھیں بند تھیں مگر زیادہ کریح اور دل دہلا دینے والا منظر ایک اور تھا۔ اس لاش کے ذرا پرے رمو کا پالتو بجو مٹی میں پڑے بے جان جسم کو بری طرح ادھیڑ رہا تھا، اور وہ بے جان لاشا رمو کے باپ رحیمو کا تھا۔ رمو کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا پالتو بجو اس کے باپ کی ایسی حالت بھی کر سکتا ہے۔ بجو کی آنکھیں تاریکی میں تیز واٹ کے 2 بلبوں کی طرح روشن تھیں، ایسے میں اس کا لمبوترا چہرہ اور بھی ڈراؤنا محسوس ہو رہا تھا۔ رمو اس منظر سے خوفزدہ ہو کر واپسی کی طرف دوڑا اور بالآخر اپنی جھونپڑی میں آ کر دم لیا۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کو ہموار کرنے کی غرض سے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس اثنا میں اچانک ہی باہر آسمان پر بادلوں کی گڑگڑاہٹ گونجی اور آن کی آن میں موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی رہ رہ کر بجلی بھی کڑکنے لگی۔ تیز فراٹے دار ہواؤں کا زور بھی بتدریج بڑھنے لگا تھا۔ ٹاٹ کا پردہ تیز ہواؤں کے باعث ٹوٹ کر اندر بوسیدہ فرش پر آ پڑا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رمو کو بری طرح ایک انجانے خوف نے جکڑ لیا تھا۔
अपने बापू की अंदोहनाक मौत और उसकी लाश को बिज्जू की खुराक बनने का दुख भी जाने किधर दब गया था। अपने बापू के इबरतनाक अंजाम के बारे में सोचने समझने की सलाहियत अनका होती जा रही थी। बाहर बदरूहों की तरह चीखती चिल्लाती हवाओं ने जाने क्यों उसके हवास मख्तल कर दिए थे। वो किसी अनजाने और नाकाबिले बयान खौफ के जेरे असर कपकपा रहा था। लालटेन कब की बुझ चुकी थी, अलबत्ता बाहर रह रह कर चमकने वाली बिजली की रोशनी में झोंपड़ी के खुले चौखटे का रोशन रोशन साया बड़ा पुरअसरार मंजर पेश कर रहा था। मान फिर क्या हुआ? रमू की सहमी हुई खौफजदा निगाहों ने झोंपड़ी के दरवाजे पर किसी का साया देखा। उसने डरते डरते जरा आगे खिसक कर दरवाजे की सिमत देखा तो जैसे बुत बन गया। झोंपड़ी के दरवाजे पर उस हसीन औरत की लाश खड़ी थी, कफन में लिपटी जिंदा लाश। आंखें उसकी बंद थीं, मगर उसके बारीक गुलाबी होंठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। रमू का तो जैसे दिल ही रुक गया। सांस भी ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। आंखें मारे दहशत के इस कदर फैल गई थीं जैसे अभी हलकों से बाहर उबल पड़ेंगी। दफतन बिजली का जोरदार कड़का हुआ और लाश ने यकदम अपनी आंखें खोल दी और इधर रमू इस दहशतनाक मंजर की ताब ना लाते हुए एक चीख के साथ जमीन पर गिरता चला गया। रात अंधेरी और पुरसकून थी। तूफान बादो बारां के बाद कब्रिस्तान में सन्नाटे और हू का आलम कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा था। अतराफ की कब्रों पर टुंड मुंड पेड़ों की सूखी शाखों से बारिश का पानी कतरों की सूरत टपक रहा था। रात आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। रमू की झोंपड़ी से जरा दूर मगरिबी सिमत में कब्रिस्तान की 4 फुट शिकस्ता दीवार पर नस्ब लकड़ी का साल खुर्दा दरवाजा हौले हौले चरचरा रहा था। बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ और रोशन हो गया था। मदहम सी पुरअसरार चांदनी में एक साया कब्रिस्तान के उस शिकस्ता गेट से अंदर दाखिल हो रहा था। ये झुकी झुकी कमर वाला एक बारिश बूढ़ा था जिसने लंबा चोगा पहन रखा था, जिसके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक अजीब सा नूर फैला हुआ था। उसके दाएं हाथ की उंगलियों में एक तस्बीह थी और उसकी कपकपाती उंगलियां दानों को घुमा रही थीं। उस बूढ़े के चेहरे पर कदरे तशवीश और परेशानी के तासुरात थे। उसकी सफेद भंवों से ढकी हुई आंखें मुतलाशी अंदाज में इधर उधर घूम रही थीं। उसके बाएं हाथ में लाठी नुमा असा था जिसे वो कब्रिस्तान की गीली मट्टी पर टेकता हुआ अंदर दाखिल हो रहा था। फिर वो एक खुली हुई कीचड़ ज़दा कब्र पर पहुंचकर रुक गया और बड़े गौर से कब्र की तरफ देखने लगा। ये उसी हसीन औरत की कब्र थी जिसके करीब ही एक इंसानी पिंजर भी मौजूद था। ये रमू के बदनसीब बाप की लाश थी जिसका सारा गोश्त बिज्जू और दीगर जानवर नोच कर चट कर चुके थे। उस हसीन औरत की लाश गायब थी। उस बूढ़े की आंखों में अब तशवीश के साए मजीद गहरे हो गए थे। फिर उसके कपकपाते होंठों से आवाज उभरी, ये बहुत बुरा हुआ। अंजना को किसने कब्र से निकाला? ये नहीं होना चाहिए था। या अल्लाह हक की खैर फरमा, बातिल को रसवा कर। इसके बाद वो बूढ़ा लाठी टेकता हुआ गैर मामूली तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। फिर वो रमू की झोंपड़ी के पास आकर रुक गया। इसके बाद जब वो झोंपड़ी के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो ठिठक कर रुक गया। क्या देखता है कि सामने बोसीदा जमीन पर एक इंतहाई पुरजमाल औरत बैठी रमू का सर अपनी गोद में लिए उसे होश में लाने के जतन कर रही है। जब उस बूढ़े पर उस औरत की निगाह पड़ी तो वो बुरी तरह चौंक गई। अंजना, ये शख्स मासूम है, छोड़ दे इसे और चली चल यहाँ से। दफतन वो बूढ़ा दुरुस्त लहजे में उस औरत को मुखातिब करते हुए बोला। अंजना नामी ये वही औरत थी जिसे देखकर रमू बेहोश होकर गिर पड़ा था। बूढ़े की बात सुनकर अंजना के सुर्खो सफेद और हसीन चेहरे पर पहले बरहमी और फिर यकलख्त मानीखेज तासुरात उभरे और फिर उसने आहिस्तगी से पहले रमू का सर जमीन पर रखा और उठ खड़ी हुई। अब उसके दिलकश बदन पर कफन के बजाय जर्क बर्क लिबास नजर आ रहा था। वो खासी सरोकत और दिल नशी खदोखाल की औरत थी। वो अब बूढ़े की तरफ नागन जैसी आंखों से घूरते हुए बोली, तुम हार गए हो आलिशाह। बेहतर यही है कि तुम खामोशी के साथ चले जाओ। तुम्हारा हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हरगिज नहीं। ऐ शैतान औरत, मैं इस मासूम इंसान को तुम लोगों की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। मैं फिर कहता हूँ दफान हो जाओ यहाँ से। बूढ़े ने जवाबन अंजना से पुरजलाल लहजे में कहा। फिर दफतन ही बूढ़े को अपने अकब में एक तेज कहकहा सुनाई दिया। वो जल्दी से अपने अकब में घूमा तो चौंक गया। झोंपड़ी के दरवाजे पर एक दराज कद
اور स्याह रूह शख्स मौजूद था। उसने गेरवे रंग का लिबास जेब तन कर रखा था। उसके स्याह माथे पर तरशोल का तिलक था। उसकी गोल गोल कदरे उबलती हुई आंखों में शैतानी चमक और काले बदहियत होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो कहकहा उसने ही लगाया था। उसने खरखराते लहजे में बूढ़े को मुखातिब करते हुए कहा, आली शाह, अपनी शिकस्त तस्लीम कर लो। तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद अंजना को अब आत्मा शक्ति हासिल हो चुकी है। तू अब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चला जा खामोशी से। शैतान की रस्सी खुदा दराज जरूर करता है मगर छोड़ता नहीं है। तुम लोगों का अंजाम भी अब करीब ही है। आली शाह नामी उस बुजुर्ग ने पुजारी को घूरते हुए कहा और फिर अपना असा संभालता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही पुजारी और अंजना ने एक दूसरे की तरफ मानी खेज नजरों से देखा और उनके चेहरों पर अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट रक्सा हो गई थी। तब वो पुजारी अंजना से बोला, तुम्हें नए जीवन के मिलने की बधाई हो अंजना। अब तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। हाँ महापुजारी, ये सब तुम्हारी कोशिशों के कारण हुआ है। तुमने मुझ जैसी अदना दासी का बड़ा भला किया है। अब मैं अपने दुश्मनों से अच्छी तरह बदला ले सकूंगी। अंजना ने मंबा पुजारी से तशक्कुर आमेज लहजे में कहा, मगर उसके अंदाज में आतिश इंतकाम की चिंगारियां फूट रही थीं। नहीं, इसमें तुम्हारी तपस्या भी शामिल थी। मंबा पुजारी ने खुरदरी आवाज में कहा और मजीद बोला, लेकिन अंजना, तुम्हें फिर भी इस बुढ़े आली शाह से होशियार रहना होगा। कमबख्त अब भी तुम्हें बांधने की शक्ति रखता है। उसने इस कब्रिस्तान के गिर्द एक हिसार खींच दिया है और तुम वो हिसार तोड़कर यहाँ से नहीं निकल सकती। तुम इस छोकरे रमू से निहायत चालाकी से काम लेना और बराह रास्त उस बूढ़े आली शाह से टकराने की बजाय इसे आगे रखना। उसकी बात सुनकर अंजना के हसीन चेहरे पर मक्काराना मुस्कुराहट ऊद कर आई और वो एक निगाह बेहोश पड़े रमू की तरफ देखकर मंबा पुजारी से बोली, इसकी तुम चिंता न करो। मैं इसको अपनी हसीन जुल्फों के जाल में इस तरह जकड़ लूंगी कि ये खुद ही आली शाह के खून का प्यासा हो जाएगा। तुम अभी जाओ, कहीं इसे हम पर शक न हो जाए। मैं इसे होश में लाने के बाद काम पर लगाऊंगी। अंजना की बात सुनकर मंबा पुजारी अपने काले होंठों पर मकरूह मुस्कुराहट बिखेरता हुआ वहां से चला गया। रमू की आंख खुली तो सुबह नमूदार हो चुकी थी। उसकी जब आंख खुली तो वह अपने सामने एक हसीन औरत को देखकर बुरी तरह ठिठक गया। वो उस हसीन औरत को पहचान गया था। पहले तो उसे अपने सामने जिंदा सलामत पाकर खौफजदा हुआ, मगर फिर एक ख्याल के तहत उसका दिल खुशी से बिलियों उछलने लगा। फिर उसने देखा कि उस औरत की खूबसूरत आंखों में आंसू उतरे हुए थे और दिलकश चेहरे पर दुख के तासुरात थे। वो औरत अब सिसकियां भरते हुए रोने लगी थी। वो चारपाई पर बैठी थी। रमू उसे रोता देखकर बेचैन सा हो गया और पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? वो फौरन उठकर उसकी जानिब बढ़ा और बोला। अंजना ने अपनी स्याह और नमनाक पलकें उठाकर रमू की तरफ एक नज़र देखा और गुलगीर लहजे में बोली, मेरा नाम परवीन है। मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? उसकी बात सुनकर बेख्तियार रमू का दिल पसीज गया और वो अपना कपकपाता हुआ एक हाथ उसके कांधे पर आहिस्तगी से धरते हुए बोला, तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। अंजना ने यकदम खुश होकर कहा और रमू का हाथ अपने नाजुक हाथों में ले लिया। एक हसीनो जमील औरत का कुर्ब रमू को शादां किए दे रहा था। अंजना अपने चेहरे पर गहरी गमनाकी तारी करते हुए बताने लगी, मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और मुझसे धोखे से एक सुंदर दास नामी शख्स ने शादी कर ली थी और जब उसका दिल मुझसे भर गया तो उसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मुझे मुर्दा समझकर उसने यहाँ गाड़ दिया। लेकिन इतना कहकर वो दोबारा सिसकने लगी तो रमू का दिल भी भर आया और वो मुलायमत से बोला, लेकिन क्या? सुंदर दास का एक बूढ़ा जासूस मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। उसने मुझे यहाँ जिंदा सलामत देख लिया है। अब वो सुंदर दास को सारी हकीकत बता देगा और फिर वो मुझे हलाक करने की कोशिश करेगा। ये बूढ़ा जादू का माहिर है। तुम बिल्कुल मत घबराओ परवीन, मैं हूं ना। मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, रमू ने जोशीले लहजे में कहा। और अंजना की आंखें यकदम चमक उठी और वो बेइख्तियार रमू के करीब हो गई। रमू उसकी घनेरी जुल्फों की होशरुबा महक से बेहाल होने लगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे एक सहारे की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है तुम जैसे बहादुर नौजवान की बीवी बनकर
میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی بات سن کر رمو پر جیسے شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ خواب و خیال میں بھی ایسی حسین عورت کو حاصل کرنے کی تمنا نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں ہاں، میں تم سے ضرور شادی کروں گا، اس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ انجنا کے ہونٹوں پر جواباً دلاویز مسکراہٹ پھیل گئی اور آنکھوں میں ایک خاص چمک ابھر آئی، مگر پھر وہ اپنے لہجے میں تشویش لاتے ہوئے بولی، مجھے اس بوڑھے جادوگر سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے مجھ پر عمل کر کے مجھے اسی قبرستان کی 4 دیواری تک محدود کر دیا ہے۔ ظاہر ہے ہمارا نکاح اس قبرستان کی 4 دیواری میں تو نہیں ہو سکتا نا، یہ کام تو یہاں سے نکلنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، انجنا نے نہایت مکارانہ ناز و انداز سے کہا، اور رمو کی جوش اور غصے کے مارے سانس پھولنے لگی۔ یہ سب مکار انجنا کے لہجے کی کارستانی تھی۔ ایک حسین و جمیل عورت کے منہ سے رمو کو بہادر نوجوان کا خطاب ملنا اور پھر شادی پر رضامند ہونا، ایسے میں رمو کا سینہ پھول جانا کوئی اچھمبے کی بات نہیں تھی۔ لہٰذا رمو جوشیلے لہجے میں اپنا سینہ تان کر بولا، پروین تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں اس بوڑھے جادوگر سے اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ اس کی بات سن کر مکار انجنا کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ پھر ذرا دیر بعد رمو قدرے لجاتے اور شرماتے ہوئے انداز میں بولا، کیا واقعی تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ رمو کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، پروین جیسی حسین و جمیل عورت اس کی بیوی بننے کو تیار تھی۔ رمو کی بات پر انجنا نے ایک خاص ادا کے ساتھ اس کی جانب دیکھا اور رمو نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں خمار آلود پیغام کو محسوس کر کے اپنی نظریں جھکا دیں تو انجنا ایک قاتل ہنسی ہنس کر بولی، رمو میری بات کا یقین کرو، میرا بس چلے تو میں ابھی تمہارے ساتھ جا کر کسی قریبی مسجد میں نکاح پڑھوا لوں، مگر جب تک وہ بوڑھا جادوگر ختم نہیں ہو جاتا ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے پروین، تم بے فکر رہو، اس سے ہونے دو، میں اس سے نمٹ لوں گا اچھی طرح، رمو نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ در حقیقت وہ اب بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بوڑھے عالی شاہ سے نمٹنے کے بارے میں سوچنے لگا تھا جو ان کے بیچ دیوار بنا ہوا تھا۔ رمو کا دل بے چین ہوا جا رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے انجنا سے کہا، پروین ہو سکتا ہے اس بوڑھے نے تمہیں یوں ہی ڈرایا ہو، آؤ میرے ساتھ، ہم ابھی یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ انجنا نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، یکدم اس کے چہرے پر سوچ کی لکیریں ابھریں، پھر وہ اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئی۔ رمو اور انجنا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے قبرستان کے شکستہ گیٹ پر پہنچ کر رک گئے۔ رمو نے قدرے چونک کر انجنا کی طرف دیکھا۔ انجنا کے چہرے پر عجیب سے خوف اور پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ رک کر قدرے خوفزدہ نظروں سے زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا پروین؟ آؤ، ڈرو نہیں، میں ہوں نا ساتھ۔ رمو نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو پروین نے ڈرتے ڈرتے ایک قدم باہر نکالا اور اگلے ہی لمحے وہ ایک تیز چیخ کے ساتھ اچھل کر پیچھے کی جانب یوں جا پڑی جیسے اسے کسی نے زور سے دھکا دیا ہو۔ رمو بھی ایک لمحے کو پریشان سا ہو گیا۔ انجنا کو یوں گرتے دیکھ کر وہ بھی کافی حد تک خوفزدہ ہو گیا تھا، مگر ایک خوبصورت عورت کے سامنے وہ اپنا خوف ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بھی ایسی عورت کے سامنے جو اس کے ساتھ بیاہ کرنے پر تیار تھی۔ لہٰذا وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بجلی کی سرعت کے ساتھ زمین پر گری انجنا کی طرف لپکا۔ پھر انجنا کو سنبھالنے کے دوران اس نے دیکھا کہ اس کا ایک پاؤں ایڑھی کی طرف سے جھلس کر سیاہ پڑ چکا تھا۔ انجنا کے گورے چٹے پاؤں کی یہ حالت دیکھ کر پہلی بار رمو کے دل و دماغ میں بوڑھے جادوگر کے خلاف نفرت کا الاؤ بھڑکا۔ دیکھ لیا نا تم نے بوڑھے نے کس طرح اپنے جادو کے ذریعے میرا یہاں سے نکلنا ناممکن بنا رکھا ہے۔ اگر میں نے پھر دوبارہ اس منحوس قبرستان سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو جل کر راکھ ہو جاؤں گی۔ انجنا نے تقریباً کراہتے ہوئے روحانسی آواز میں کہا۔ بھلا رمو کو یہ کیوں کر منظور ہوتا کہ انجنا جیسی حسین عورت کا یہ حشر ہو؟ لہٰذا اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمایاں ہونے لگے اور دل ہی دل میں بوڑھے جادوگر کو ٹھکانے لگانے کے منصوبے پر غور کرنے لگا۔ میں اسے اب ہلاک کر کے ہی دم لوں گا، تم فکر نہ کرو پروین، رمو نے مضبوط اور اٹل لہجے میں کہا اور انجنا کو سہارا دیتے ہوئے واپس جھونپڑی میں لے آیا۔ مکار انجنا کے خوبصورت اور گورے گورے پاؤں پر دھبا دیکھ کر رمو کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا اور انجنا پر اسے طرز بھی آنے لگا تھا۔ بہرطور اب تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس بوڑھے جادوگر کو ہلاک کر کے ہی چھوڑے گا۔
वो उसे अपनी राह का कांटा समझने लगा था। इस असना में रमू ने कुछ पत्तों का लेप तैयार करके अंजना के जले हुए पांव पर मल दिया। फिर कुछ सोचकर बोला, परवीन, एक बात तो बताओ, क्या मुझ जैसा एक आम आदमी उस बूढ़े जादूगर को हलाक कर सकेगा? बिल्कुल तुम ये काम कर सकते हो, बल्कि तुम ही तो उसे हलाक करने की सकत रखते हो। उसकी बात पर अंजना फौरन बोली और फिर उसे अचानक जैसे एहसास हुआ कि उसे दूसरे तरीके से रमू को जवाब देना चाहिए था, ताहम तीर कमान से निकल चुका था। लिहाजा रमू उसकी बात पर कदरे चौंक कर अंजना से बोला, क्या मतलब? मैं भला एक जादूगर को हलाक करने की सकत किस तरह रखता हूँ? रमू ने कहा और फिर जैसे उसे अपनी बात पर सुबकी का एहसास हुआ तो वो दोबारा बोला, बहरहाल तुम मत घबराओ परवीन, मैं उसका पत्ता साफ करके ही दम लूंगा। उसकी बात सुनकर मक्कार अंजना ने इत्मीनान का सांस लिया और मखमूरी मुस्कुराहट के साथ रमू की तरफ तकने लगी। फिर लोहा गर्म देखते हुए उसके करीब आई और बोली, ये सब जरूरी है रमू, क्योंकि उस बूढ़े जादूगर के मरने के बाद हम दोनों शादी कर सकते हैं, नहीं तो वो कमीना सुंदरदास उस बूढ़े जादूगर की मदद से मुझे हलाक करवा देगा। रमू अब संजीदगी से आलिशा को कत्ल करने के मंसूबे पर गौर करने लगा।